49 हफ्ते हो चुके हैं एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी के धरने प्रदर्शन को। उनके पास लोग आ रहे जा रहे हैं। जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था तब जम्मू कश्मीर के हालात कुछ और थे। अब जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है, सीएम बन गया, डिप्टी सीएम बन गया, मंत्रिमंडल में मंत्रियों को ले लिया गया। लेकिन बहुजनों के लिए, SC ST OBC समाज के लिए क्या सोचा गया सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि SC ST OBC समाज के लोग आज भी वहीं खड़े हैं जहां पर वो तब खड़े थे जब सरकार नहीं थी। अब सरकार ने जो वादे किए हैं उन वादों को अगर देखें तो क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उन वादों को निभा पाएंगे? जो मैनिफेस्टो में लिखा था क्या वो कर पाएंगे? इस सब पर चर्चा करने के लिए आज एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी के पास हम लोग पहुंचे हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि अब जो सरकार चलेगी क्या बहुजन समाज के लिए कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा है कि उम्र के लिए ये कांटों का ताज है। जो सरकार बनी है ये सरकार कोई मामूली सरकार नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। ये जो सरकार अफसर बनी है, अब मुख्यमंत्री भी चुना गया, उप मुख्यमंत्री भी बन गया, कैबिनेट में जो मिनिस्टर थे वो भी ले लिए गए तकरीबन। लेकिन बहुजन समाज के लिए क्या नया होने वाला है? पहले से LG प्रशासन के बाद अब क्या बदलाव हुआ है या क्या बदलाव होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बदलाव तो हुआ है, जम्मू कश्मीर में सत्ता परिवर्तन तो हुआ है जी। और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी रूल कर रही थी केंद्र से और पहले यहाँ से और LG के माध्यम से, या पहले जो कोलिशन सरकार बनी थी उसमें भी बीजेपी थी, तो अब बीजेपी से कम उनकी रूलिंग पोजीशन हट गई है, तो लोगों को एक निजात तो मिली है। ये इस चीज के लिए लोग बधाई के पात्र हैं कि कम से कम उन्होंने एक बदलाव तो लाया है। जहां तक सवाल है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए फारूक साहब उमर अब्दुल्ला जी क्या करेंगे, तो मैं उमर अब्दुल्ला जी को ये याद दिलाना चाहूंगा कि जितने भी वोट उनकी पार्टी को मिले हैं वो OBC SC ST के मिले हैं, क्योंकि SC कन्वर्टेड मुस्लिम भी OBC में आता है और OBC भी OBC में है। कम से कम 60 से 65% मुस्लिम जो है वो OBC है। इसके अलावा नॉन मुस्लिम OBC भी यहाँ पे, सिखों में भी OBC है, सो कॉल्ड हिंदुओं में भी OBC है। मान लेते हैं जो हिंदुओं का OBC है उसने आपको वोट नहीं दिया, वैसे भी आप इस खित्ते में ज्यादा लड़े नहीं, यहाँ आपने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी तो आपको वोट नहीं मिला, कांग्रेस की जगह आप होते शायद मिलता भी। और जो गुस्सा था जम्मू का वो पोलिंग बूथ पे दिखा भी नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मगर मेरा ऐसा मानना है कि अल्टीमेटली इस पोजीशन में अगर उमर अब्दुल्ला आए हैं तो इसके पीछे SC ST OBC का बड़ा हाथ है, बड़ा रोल है। पहाड़ी स्पीकिंग एथनिक ग्रुप का जो रोल था उसको भी ओरिजिनल ST ने, खास करके गुज्जर बकरवाल समुदाय ने बड़े ही खूबसूरती के साथ काउंटर करके वहां की सीटें भी जो हैं आपकी झोली में डाली हैं। तो वहां भी आपको ST के रोल को सराहना होगा और उनका ध्यान रखना होगा। जम्मू कश्मीर के OBC को भाजपा और RSS ने लगभग खत्म कर दिया है और जो कमीशन है बैकवर्ड क्लासेस का उसका चेयरमैन ब्राह्मण है, रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा, और अपर कास्ट के उसमें मेंबर है। तो सारे हक अधिकार OBC के SC के छीन लिए गए हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं उमर अब्दुल्ला की सरकार से कि अब जल्द से जल्द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन मेंबरान भी तब्दील होंगे, वो इन्हीं वर्गों से होंगे। इसके अलावा इनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली में भी होगी, हो सके तो इनको मिनिस्ट्री वगैरह भी मिलेगी। इसके अलावा इनके जो बेसिक ग्रीवांसेस है, जैसे SC ST OBC 27% रिजर्वेशन का मसला है, रिजर्वेशन SC ST का मसला है, रिजर्वेशन प्रमोशन का मसला है, जो ST एथनिक ग्रुप के नाम पे बना है ओरिजिनल ST को काउंटर करने को, उसको डिस्कार्ड करने का मसला है, OBC में जो इंक्लूजन अपर कास्ट का हो गया उसको बाहर निकालने का मसला है, OBC के रिजर्वेशन को पर्याप्त कम से कम 27% करने का मसला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ उमर अब्दुल्ला इसको रिड्रेस कर पाएंगे। अपोजिशन में अब भाजपा है और अपोजिशन का रोल वो बखूबी कैसे निभाना है वो जानते हैं। 25 की बजाय 29 उनके विधायक जो हैं वो जीते हैं। जम्मू के लोगों ने भाजपा को बहुमत दी है। कश्मीर की सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस को उतना समर्थन नहीं मिला, या यूँ कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसे जम्मू के लोगों ने नहीं सराहा है, नहीं पसंद किया है। इसका अब कितना असर पड़ेगा? अपोजिशन स्ट्रांग है क्या भाजपा के अपोजिशन करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना काम कर पाए? जहां तक बात समर्थन की है कि भाजपा को मिला, कांग्रेस और NC को नहीं मिला, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है
कि यहाँ पर रिलीजियस पोलराइजिंग का कंसेप्ट जो था वो बेसिक तौर पे काम किया। भाजपा ने वही हिंदू मुस्लिम का कार्ड जो है वो यहाँ पे खेला और ये कहने की कोशिश की कि अगर एनसी की या एनसी कोलिशन की कोई सरकार बनती है तो ये सीधे सीधे पाकिस्तान की सरकार होगी और मुस्लिम टारगेट किया गया। उसका फायदा एससी एसटी ओबीसी उनके खेमे में चला गया और एरिया तकरीबन 25 सीटों जितना ही है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस बार सीटें बढ़ गई हैं तो 29 सीटें हैं, एरिया उतना ही है। तो ये 25 ही सीटें मान के चलिए, अगर पुराने होते, अब 29 हैं तो 29 मान लीजिए। तो ये जन समर्थन नहीं है, ये रिलीजियस पोलराइजेशन का इफेक्ट है, सीधी सीधी सी बात है। इसी का बेनिफिट एनसी ने भी लिया। घाटी में उन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों को कहा, पुंछ राजौरी डोडा किश्तवाड़ में अपने मुस्लिम भाइयों को कहा कि अगर भाजपा आ गई तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसी बातें हुई हैं, बिल्कुल आप ग्रास रूट लेवल पे जाके सर्च कर सकते हैं। जम्मू में भी हुई हैं, कश्मीर में भी हुई हैं, पुंछ राजौरी डोडा किश्तवाड़ सब जगह हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला गया है। उसी पोलराइजेशन के नतीजे में भाजपा को 29 सीटें मिली। इसके अलावा ईवीएम का खेला हुआ, धन बल बाहुबल का खेला हुआ, एक एक सीट पे भाजपा ने अनगिनत पैसे लुटाए हैं। बेतहाशा जो है पैसा जो है बांटा गया है, राशन बांटा गया, साड़ियां बांटी गई, बहुत कुछ बांटा गया और सबको ये यकीन दिला दिया गया कि आज ही सब कुछ आपको मिल जाएगा और तब जाके ये 29 सीटें आई है। लिहाजा मुद्दों पे इलेक्शन नहीं लड़ी गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आत्म सुरक्षा, रूल ऑफ लॉ, इन चीजों पे कोई बात नहीं हुई, करप्शन पे कोई बात नहीं हुई, लोगों की मुसीबतों के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। फिर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा ने सेम रोल प्ले किया। वहाँ पर एससी एसटी ओबीसी का फायदा कहाँ पर दिख रहा है? क्योंकि दोनों जगह अगर देखा जाए, आप कह रहे हैं रिलीजियस वे पे के ढंग से ये इलेक्शन हुआ, धर्म के नाम पर वोट डाले गए। कश्मीर में मुस्लिमों ने उधर डाल दिए, जम्मू में धर्म के नाम पर हिंदुओं ने वोट दे दिए, लेकिन एससी एसटी ओबीसी का फिर क्या हुआ? देखिए, एससी एसटी ओबीसी का पहले भी कभी कुछ नहीं हुआ। एनसी कोई पहली बार गवर्नमेंट में नहीं आई है, एनसी पहले भी गवर्नमेंट में रह चुकी है, पीडीपी भी रह चुकी है, कांग्रेस भी रह चुकी है और अब भाजपा भी पीछे रह चुकी है। और इनडायरेक्टली 19 से लेके अब तक तो भाजपा ही इनडायरेक्टली रूल कर रही थी। एससी एसटी ओबीसी की बर्बादी के अलावा ये मनुवादी पार्टियां और कुछ करती भी नहीं है, इसलिए बड़ी ज्यादा उम्मीद लगाना तो बेवकूफी होगी। फिर भी मैं उमर अब्दुल्ला से इसलिए उम्मीद रखता हूँ क्योंकि इनके दादाजी जो थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो आम जनमानस के लिए काम करते थे। राइट टू लैंड जो था, लैंड टू टिलर एक्ट जो उन्होंने बनाया था, अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, उसमें तकरीबन एससी एसटी ओबीसी को जिन जमीनों के वो काश्तकार थे मालिक बना दिया गया था। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी की एजुकेशन टोटली फ्री हो गई थी, पूरी स्टेट की लोगों की एजुकेशन फ्री थी, उनको पढ़ने लिखने का मौका मिला, कुछ नौकरियां भी मिली, उत्थान हुआ। तो उनका नाम आज भी मरने के बाद भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को तकरीबन सारे लोग दिल से इज्जत करके बुलाते हैं, याद करते हैं। आपको लगता है कि उमर वो सब कर पाएंगे जो उनके दादा ने किया? देखिए, उनका बेटा फारूक अब्दुल्ला, उसने तो बस तमाशे ज्यादा किए, ग्रास रूट लेवल पे लोगों के कोई मसाइल ज्यादा हल नहीं किए, इसलिए उनको लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। मगर जहां तक उमर अब्दुल्ला की बात है, उमर अब्दुल्ला एक सिंसियर आदमी मुझे लगता है, संजीदा आदमी लगता है। और जिस तरह से उनकी शादी और जिस तरह के उनके विचार मैं पीछे भी देखता आया हूँ, अब भी उनकी जब मैं डेलिब्रेशन सुनता हूँ या मीडिया में उनके इंटरव्यू सुनता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि आम जनमानस से उनका थोड़ा बहुत लेना देना रहता है। वो दादा वाला खून उनमें मुझे दिखता है, उनकी सोच मुझे इसमें दिखती है। तो शायद अपने दादा की तरह ये भी मरने के बाद अगर अपना नाम चाहते हैं तो एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार बहाल करेंगे तो पक्का मिलेगा, वरना टेन्योर तो सबका निकल जाता है। 5 साल कब निकल गए इनको भी पता नहीं चलेगा। जो गुलशर्रे पॉलिटिकल सीएम या बाकी लोग उड़ाते हैं, ये भी उड़ा के चले जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? इतिहास तो तब रचा जाता है जब आप जन साधारण के लिए, जनमानस के लिए काम करते हो। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए जब आप सही तरीके से काम करोगे, तब जाके पता चलेगा आपने वाकई रूल किया और शासन किया तो सही तरीके से किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो एडवोकेट अशोक बसोत्रा साहब ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला के अंदर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा उनके दादा शेख अब्दुल्ला की झलक देखने को मिलती है। अगर उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि उनके दादा की तरह उन्हें भी याद किया जाए, सियासत में उनका नाम जिंदा रहे, तो वो भी एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए काम करें, उनकी आवाज़ बने। अन्यथा जो उनके पिता ने फारूक अब्दुल्ला ने किया है, अगर ऐसा ही किया तो उमर अब्दुल्ला को भी लोग याद नहीं करेंगे, ये इनका कहना है। अब देखना ये होगा कि जो उम्मीदें एससी एसटी ओबीसी समाज की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से हैं, उमर अब्दुल्ला उन पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते,
ये तो भविष्य में देखना होगा। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।